हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग विलियन चैप्टर के बारे में जानेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जो यूपी बोर्ड, सीबीएसई और आईसीएसई बोर्ड सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इससे प्रश्न भी बहुत ज़्यादा बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इसमें पहला टॉपिक हमारा आता है कि विलियन है क्या। तो देखिए, विलियन को अगर आपको सिंपली समझना है तो विलियन को समझने के लिए हम यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि जैसे हमने मान लीजिए कि यहाँ पर जल लिया हुआ है, ठीक है। अब जल लिया है तो इसमें हम मान लेते हैं कि कोई पदार्थ, जैसे हमने यहाँ पे चीनी लिया है, ठीक है। हमने चीनी को क्या किया है, इसमें मिला दिया है। अब जब आप चीनी को पानी में मिलाओगे यानी शरबत बना रहे हो तो वहाँ पर चीनी पानी में घुल जाती है और पानी में घुलने के बाद आप चीनी और पानी के कणों में अंतर नहीं कर पाते हो। तो जब भी हम दो पदार्थों को मिलाएं और मिलाने के बाद हम दोनों पदार्थों के कणों में अंतर न कर पाएँ तो हम बोलते हैं कि हमारा विलयन जो है वो समांगी बना हुआ है। समांगी मतलब समअंगी, यानी उसका हर अंग समान होगा। यानी अगर आप शरबत को शुरू में पीजिए, अंत में पीजिए, कभी भी उसको पिएंगे तो आपको उसके प्रत्येक बूंद का स्वाद एक जैसा लगता है, एक जैसा मीठापन रहता है। यही समांगी कहलाता है, यानी समान अंग है। और समांगी की सबसे बड़ी पहचान यही है कि जब मैं दो पदार्थों को मिला दूंगा तो मिलाने के बाद हम उनमें अंतर नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जब आपने यहाँ शरबत बनाते समय पानी लिया और पानी में चीनी को घोला तो यहाँ पर आपने जल यानी पानी ज़्यादा मात्रा में लिया और चीनी लिया है कम मात्रा में। तो जो चीज़ हम कम मात्रा में लेते हैं यह कहलाता है विलेय। यहाँ पर ये कहलाएगा विलेय। और जो चीज़ हमने ज़्यादा मात्रा में लिया है, ज़्यादा मात्रा में लेने वाले पदार्थ को हम यहाँ पर विलायक कहते हैं। तो देखिए, जिसकी मात्रा कम है उसका नाम भी छोटा है। देखिए, विलेय में केवल 3 अक्षर आ रहे हैं और जिसकी मात्रा अधिक है उसका नाम भी बड़ा है, उसमें 4 अक्षर आ रहे हैं जो कि विलायक है। अब विलेय और विलायक मिल करके जो समांग तंत्र बनाते हैं, विलेय और विलायक द्वारा बने हुए इसी समांग तंत्र को हम विलयन कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल होता है चीनी का जल में विलयन और नमक का जल में विलयन। अब अगर आपसे कोई पूछे कि विलयन के दो घटक कौन कौन हैं तो याद रखिएगा, विलयन के दो घटक होते हैं। एक होता है हमारा विलेय और दूसरा होता है हमारा विलायक। आते हैं अगले टॉपिक पे। वो दिया है विलेय क्या है। जैसा कि मैंने बताया था कि किसी भी विलयन का वह अवयव या वह घटक जो कम मात्रा में होता है वह विलेय या सॉल्यूट कहलाता है, जो कि यहाँ परिभाषा में लिखा है। फिर आता है हम विलायक किसको कहते हैं। तो सेम चीज़ है, किसी विलयन का वह घटक या वह अवयव जो अधिक मात्रा में उपस्थित होता है वह विलायक कहलाता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आते हैं, अगला दिया है विलयन की सांद्रता ज्ञात करने की विधियाँ। अब ये विलयन की सांद्रता होती क्या है आप जानिए। आप कोई विलयन लीजिए, उसका निश्चित आयतन या निश्चित मात्रा लीजिए। यानी हमने कोई विलयन का इकाई आयतन लिया है या इकाई मात्रा लिया है और उसमें हम ये देखेंगे कि विलेय की कितनी मात्रा घुली हुई है। इसी को हम विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसकी परिभाषा आप समझ सकते हैं कि विलयन के इकाई आयतन में या इकाई मात्रा में उपस्थित विलेय की मात्रा को उस विलयन की सांद्रता कहते हैं। अब विलयन की सांद्रता कई रूपों में ज्ञात की जा सकती है। जैसे यहाँ देखिए, विलयन की सांद्रता कई रूपों में ज्ञात करना होता है। जैसे यहाँ पर विलयन की सांद्रता मोलरता के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, मोललता के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, मोल प्रभाज के रूप में, नॉर्मलता के रूप में, यहाँ पे फॉर्मलता होता है, फॉर्मलता के रूप में भी ज्ञात कर सकते हैं, भार प्रतिशत के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, आयतन प्रतिशत के रूप में ज्ञात कर सकते हैं, भार बटा आयतन प्रतिशत के रूप में ज्ञात कर सकते हैं और पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन के रूप में ज्ञात कर सकते हैं। तो सांद्रता हम कई रूपों में ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सभी की सांद्रता की विधियों को हमको पढ़ना है और ना केवल पढ़ना है, इन पे न्यूमेरिकल भी बोर्ड में पूछे जाते हैं जिनको हमको सॉल्व करना है, उनका तरीका जानना है। तो आइए यहाँ पर हम सांद्रता का जो पहला रूप है मोलरता, उसको देखते हैं। अब यहाँ पर अगर आप मोलरता की परिभाषा को ध्यान से देखें तो यहाँ पर मोलरता की परिभाषा में साफ यहाँ पर लिखा हुआ है कि विलेय के मोलों की संख्या और इसको भाग देना होता है विलयन का आयतन जो कि लीटर में है। यानी विलयन की अगर आपको मोलरता निकालनी है तो विलेय के मोलों की संख्या को हम विलयन का आयतन जो कि लीटर में होना चाहिए उससे भाग करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हमको परिभाषा बनाना हो तो देखिए, यहाँ पर परिभाषा बनाने के लिए हमने इस विलयन का आयतन 1 लीटर माना है। क्यों? अगर हम विलयन का आयतन 1 लीटर मान देते हैं
तो विलेय के मोलों की संख्या है उसकी क्या हो जाएगी, मोलरता हो जाएगी। यानी यहाँ पर देखिए जब हमने विलयन का आयतन 1 लीटर माना है और उस सूत्र में रख दिया है, तो यहाँ पर देखिए विलयन की मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, विलेय के मोलों की संख्या। और यहाँ से परिभाषा बनेगा कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को इस विलयन की मोलरता कहते हैं। मोलरता का मात्रक क्या होता है, अगर आप ध्यान दें तो ऊपर मोल लिखा हुआ है और नीचे लीटर लिखा हुआ है, तो मोलरता का मात्रक जो होता है वो होता है हमारा मोल प्रति लीटर। और मोलरता को हम कैपिटल यम से प्रदर्शित करते हैं। यानी अगर किसी प्रश्न में सांद्रता हमको यम के रूप में दिया है तो हम जान जाएंगे कि वो मोल प्रति लीटर की बात कर रहा है। और देखिए यहाँ पर मोलरता के मात्रक को मेंशन भी किया गया है। आते हैं अब इस पर न्यूमेरिकल कैसे पूछेगा, वो सॉल्व करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले एक चीज़ याद रखिएगा, मोलरता के कई और नाम भी होते हैं। जैसे मोलरता को ग्राम अड़ुकता भी कहते हैं, ग्राम अड़ुक सांद्रता भी कहते हैं, या मोलर सांद्रता भी कहते हैं। ये और नाम है मोलरता के। न्यूमेरिकल लगाने से पहले एक चीज़ और बता दें कि मोलरता का मान ताप पर निर्भर करता है। क्यों निर्भर करता है, देखिए मोलरता के सूत्र में यहाँ पर आयतन आ रहा है, और जिन सूत्रों में आयतन होता है वो सभी के सभी जो गुण होते हैं वो ताप पर निर्भर करते हैं। जैसे अगर आपसे यहाँ कोई पूछ ले कि ताप बढ़ाने पर मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखिए अगर हम कोई विलयन लेते हैं और विलयन को हम गर्म करें, यहाँ पर अगर हम विलयन को गर्म करते हैं तो विलयन को गर्म करने पर क्या होगा कि विलयन ऊपर उठेगा, यानी विलयन का आयतन बढ़ेगा। और आप अगर इस सूत्र से देखें तो विलयन का जो आयतन है वो विलयन की मोलरता के व्युत्क्रमानुपाती है, क्योंकि मोलरता ऊपर लिखा है और आयतन कहाँ लिखा है, नीचे, यानी यहाँ व्युत्क्रमानुपात हो रहा है। तो अगर आयतन बढ़ेगा तो मोलरता क्या होगी, घट जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस चीज़ को बताया भी गया है कि ताप परिवर्तन का मोलरता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए ताप बढ़ाने पर विलयन का आयतन बढ़ता है। सूत्र हमारा कह रहा है कि अगर आयतन बढ़ गया तो मोलरता वहाँ पर व्युत्क्रमानुपात के नाते घट जाएगी। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पर, मोलरता से जुड़े क्वेश्चंस पे। तो मोलरता पे जुड़ा जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया है वो दिया है 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 100 मिलीलीटर जल में घोला जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। मोलरता लगाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम पदार्थ के मोल कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमको किसी पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं जानोगे ना तब तक आप मोलरता मोललता ये सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो देखिए अगर आपको पदार्थ के मोलों की संख्या निकालनी है ना, तो उस पदार्थ का जो भार ग्राम में होता है उसको आप अणु भार से क्या करिएगा, भाग कर दीजिएगा। ठीक है, पदार्थ के मोल निकालने के लिए पदार्थ के भार को हम अणु भार से क्या करेंगे, भाग कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि कोई पदार्थ है NaOH, ठीक है, हम मान लेते हैं यहाँ पर एक पदार्थ है NaOH, इसका हमने आपको दिया है 8 ग्राम। कितना दिया है, 8 ग्राम। और इसका जो अणुभार होता है, अणुभार मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि इसका अणुभार होता है 40, और आपसे कह दिया कि इसके मोल बताइए कि इसमें कितने मोल हैं या NaOH के कितने मोल हैं। तो देखिए NaOH का भार ग्राम में दिया है 8 और अणुभार कितना होता है 40। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/5, यानी इसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी, 0.2 मोल। तो ऐसे ही आप किसी भी पदार्थ के मोलों की संख्या आसानी से निकाल सकते हैं। अब जो हमारा प्रश्न है वो दिया है कि अगर हम 49 ग्राम सल्फ्यूरिक अम्ल को 100 मिलीलीटर जल में घोल दें तो विलयन की मोलरता क्या होगी। अब अभी आपने विलयन की मोलरता का सूत्र पढ़ा है कि विलयन की मोलरता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो देखिए यहाँ पर हमारा विलेय कौन है, जिसका विलयन है, यहाँ विलयन किसका है, सल्फ्यूरिक अम्ल का। तो सल्फ्यूरिक अम्ल हमारा विलेय है, इसका देखिए भार दिया 49 ग्राम। तो आप देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो सल्फ्यूरिक अम्ल का भार दिया है वो कितना दिया है, वो दिया है हमारा 49 ग्राम। ठीक है, अब ये अगर 49 ग्राम आपको दिया है और विलयन का आयतन जो दिया है, ये विलयन का आयतन आपको दिया है कितना, ये दिया है 100 मिलीलीटर। ठीक है, अगर ये दो चीज़ें दिया और मोलरता पूछ रहा है तो मोलरता के सूत्र में सबसे पहले होता है विलेय के मोलों की संख्या। देखिए यहाँ विलेय का भार आपको दिया है। अब अगर हमको विलेय का अणुभार मालूम हो जाए तो देखिए H2SO4 का अणुभार होता है 98। कैसे होता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 2 हाइड्रोजन है, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 हाइड्रोजन का जो मान होता है, यानी 1 हाइड्रोजन का जो परमाणु भार होता है वो 1 होता है। फिर सल्फर आया,
सल्फ़र का हम लिख देंगे 32 होता है। 4 ऑक्सीजन है तो 4 का गुणा करेंगे और 1 ऑक्सीजन का अणुभार होता है 16। जब आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसका अणुभार आ जाएगा कितना, 98। यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार हमारा हो गया 98 और सल्फ्यूरिक अम्ल का भार कितना था, वो हमारा था 49। अब अगर इसी 49 को हम 98 से भाग कर दें तो सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या आएगी 0.5 मोल। तो विलय के मोल हमको पता हो गए। विलयन का आयतन देखो 100 ml दिया है, जिसको अगर लीटर में बदलेंगे तो 1000 से भाग करेंगे और ये हो जाएगा 0.1 लीटर। अब यहाँ पर जब हमको दोनों चीज़ें पता हो गई तो विलयन की मोलरता का सूत्र होता है विलय के मोलों की संख्या। विलय के मोलों की संख्या हमारा आया है 0.5 बटा विलयन का आयतन लीटर में, वो हमारा है 0.1। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हमारा आ जाएगा 5 और मात्रक क्या होगा, मैंने बताया था मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, या आप कैपिटल एम भी लिख देंगे तो वो भी सही माना जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर देखिए वही प्रोसेस, सबसे पहले हमने यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल का भार लिखा, फिर जिस तरीके से हमने आपको बताया था वैसे हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार निकाला, फिर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या निकाल ली जो कि 0.5 मोल आया था। फिर विलयन का आयतन देखिए जो हमको यहाँ मिलीलीटर में दिया था, हमने इसको 1000 से भाग करके लीटर में बदला और यहाँ पर आ गया 0.1 लीटर। अब आपको मोलों की संख्या भी पता है, यहाँ आयतन भी पता है, सीधे सूत्र लगाइए और सूत्र लगा कर देखिए हमारा आंसर आएगा 5 मोल प्रति लीटर। आप चाहें 5 मोल प्रति लीटर की जगह अगर आप कैपिटल एम भी लिख देंगे तो भी हमारा ये आंसर सही माना जाता है। अब आते हैं अगले प्रश्न पे, एक और प्रश्न को सॉल्व करते हैं। वहाँ पर दिया है कि 5.5 ग्राम सोडियम ब्रोमाइड को 500 मिलीलीटर जल में घोला गया तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक पिछले क्वेश्चन की तरह है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो फिर देखिए क्या करना है, यहाँ आपका विलय कौन है, सोडियम ब्रोमाइड है, तो आपको यहाँ पर देखिए सोडियम ब्रोमाइड का भार दिया यानी NaBr का भार दिया है। कितना दिया है NaBr का भार, 5.15 ग्राम दिया है, ठीक है। और विलयन का आयतन यहाँ पर हमको ये दे दिया है 500 मिलीलीटर और कह रहा है मोलरता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहला काम, मोलरता के सूत्र में विलय के मोलों की संख्या चाहिए। अब आप देखिए यहाँ NaBr का भार तो दिया है 5.15 ग्राम, हम NaBr का अणुभार निकालेंगे। अणुभार निकालने के लिए आप इसमें जितने भी परमाणु हैं उनका परमाणु भार जोड़ेंगे। यहाँ प्रश्न में परमाणु भार देखिए दिया हुआ है, तो हम सोडियम का यहाँ पर लिखेंगे 23 और ब्रोमीन का यहाँ पर होता है 80। जब आप इसको जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए आ गया 103। तो आपको भार पता है और साथ ही साथ अणुभार पता है, तो NaBr के मोलों की संख्या निकालेंगे तो यह आएगा 5.15 बटा कितना आ जाएगा, 103। अब देखिए यहाँ आप इसको सॉल्व करेंगे, मोलों की संख्या जो है वो आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब मोलों की संख्या आने के बाद विलयन का आयतन जो आपको ml में दिया है, आप इसको लीटर में बदलेंगे तो 500 बटा कितना कर देंगे, 1000 कर देंगे, तो ये आ जाता है 0.5 लीटर। तो आपको मोल पता है, लीटर पता है, सूत्र में रख करके मान रख दीजिए और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। अब लिखने का तरीका वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार बच्चे समझ तो जाते हैं, बोर्ड में उनके पास लिखने का तरीका नहीं होता, तो लिखने का तरीका भी देखते हैं। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, सबसे पहले हमने क्या किया है कि देखिए यहाँ पर हमने सोडियम ब्रोमाइड का भार लिया है, अणुभार इसका 103 था, देखिए हमने इसको सॉल्व किया है और इसके मोलों की संख्या आ गई 0.05। विलयन का आयतन जो 500 मिलीलीटर दिया था, इसको हमने लीटर में बदला, सूत्र लगाया, वैल्यू रखा और देखिए हमारा आंसर आ गया 0.1 मोल पर लीटर, नहीं तो आप इसको 0.1 m भी लिख सकते हैं। अब अगला प्रश्न जो दिया है, 14.9 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड यानी KCl को अगर हम जल में घोल दें और 500 मिलीलीटर विलयन प्राप्त कर ले तो विलयन की मोलरता की गणना करनी है। इसमें आपको परमाणु भार दिया है, लेकिन यहाँ पे अब आपको मेहनत करना है। मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा सॉल्व करके, क्योंकि ऐसे ही 2 क्वेश्चन ऊपर सॉल्व हुए हैं, तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे। आपका प्रोसेस अगर सही है तो आप यहाँ पर देखिए मैंने आंसर को भी मेंशन कर दिया है, आपका आंसर 0.4 m यानी मोल प्रति लीटर आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो आपका प्रोसेस सही है, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं इसका सॉल्व भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा या इसके लिए वीडियो बना दूंगा छोटा सा। आते हैं अगले पे कि अगर आपको मोलरता दिया है तो ये तो सिंपल तरीका था। कई बार आपको उलझाने के लिए इस तरीके का क्वेश्चन दे देता है कि 18% ग्लूकोज विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। अगर परसेंटेज वाले क्वेश्चन आ गए तो जरा भी आपको नहीं घबराना है,
आपको करना ये है कि जो 18% लिखा है आप इसको पहले ऐसे लिख देंगे। 18% को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 18/100 करके। अब नीचे की जानकारी याद रखिएगा, इस भिन्न में जो नीचे 100 लिखा है यानी जो हर होता है ये हमेशा विलियन के बारे में होता है। तो यहाँ पर जो नीचे की जानकारी है वो विलियन की होती है और ऊपर की जानकारी जो होती है वो विलेय की होती है। फिलहाल हमारा विलेय यहाँ ग्लूकोज है तो मैं यहाँ ग्लूकोज की बात करता हूँ। अब प्रतिशत के बाद कुछ लिखा नहीं है कि भारानुसार या आयतनानुसार, कुछ भी नहीं लिखा है। अगर भारानुसार लिखा होता तो भारानुसार का मतलब होता है दोनों का मात्रक भार वाला लिखना है तो भार का मात्रक होता है ग्राम, तो यहाँ पर हम दोनों जगह लिख देते ग्राम और तब इसका मतलब होता कि 100 ग्राम विलियन में ग्लूकोज 18 ग्राम उपस्थित है। लेकिन ऐसा तो उसने कुछ कहा नहीं है। अगर यहीं पे प्रश्न में कहता कि आयतनानुसार तो हम यहाँ पर मिलीलीटर लिख देते, यानी दोनों ही आयतन का मात्रक लिख देते मिलीलीटर। तब हम यहाँ मतलब निकालते कि 100 मिलीलीटर विलियन में ग्लूकोज 18 ml उपस्थित है। लेकिन इस प्रश्न में तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा है, तो हम यहाँ पर जब कुछ भी हमसे नहीं कहेगा तो यहाँ पर हम विलियन के बारे में क्या करेंगे। अगर हमको कुछ भी नहीं दिया है तो आपको बहुत टेंशन नहीं लेना है। कुछ नहीं लिखने पर परसेंटेज के आगे ना आयतनानुसार लिखा है ना भारानुसार, तो आपको जो विलियन होता है वो मिलीलीटर में ही लेना होता है, लेकिन जो विलेय है उसकी मात्रा ग्राम में लेनी होती है। यानी यहाँ पर ग्लूकोज आपको मैंने दिया है 18 ग्राम और विलियन हो गया 100 ml। ये इसका मतलब है कि 100 मिलीलीटर विलियन में ग्लूकोज का भार 18 ग्राम है। अब आप खुद देखिए, ग्लूकोज का भार 18 ग्राम यानी विलेय का भार आपको 18 ग्राम दिया है। अब अगर 18 ग्राम दिया है और मोलरता निकालने को कह रहा है तो मोलरता निकालने के लिए आपको ग्लूकोज के मोल निकालने होंगे। कैसे निकलेगा, ग्लूकोज का भार है 18 और ग्लूकोज का अगर हम अणुभार निकालेंगे जो आगे आपको बता देंगे कि कैसे निकलता है, वो होता है 180। तो यहाँ पे ग्लूकोज का भार 18 ग्राम है, ग्लूकोज का अणुभार 180 है, तो जब आप भाग करेंगे तो यहाँ मोलों की संख्या आएगी 0.1 m। अब यहाँ पे ग्लूकोज के मोल निकल गए 0.1 मोल। ठीक है, चलिए भाई, विलेय के मोल पता हो गए। विलियन का आयतन आपको मिलीलीटर में दिया है तो इसको लीटर में बदलने के लिए 100 को भाग करेंगे कितने से, 1000 से। अब 1000 से भाग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0.1 लीटर। अब आप बताओ, आपको यहाँ पर मोल भी पता हो गए हैं और विलियन का आयतन भी पता हो गया है। अब यहाँ पे अगर मैं मोलरता निकालना चाहूँ तो यहाँ पर यहाँ मोलों की संख्या कितनी आई है, 0.1 आई है और आयतन भी कितना आया है, 0.1 आया है। जब दोनों ही 0.1 है तो ये कैंसिल हो जाएंगे और हमारा यहाँ आंसर आएगा 1 मोल प्रति लीटर या 1 m आ जाएगा। ठीक है, अब इसके लिखने का क्या तरीका होता है आइए वो देखते हैं। सबसे पहले हम स्टेटमेंट में इस बात का जिक्र करेंगे कि हमने 18% ग्लूकोज विलियन का अर्थ क्या निकाला है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ 18% ग्लूकोज विलियन का मैंने अर्थ निकाला है कि 100 मिलीलीटर विलियन में ग्लूकोज का भार कितना है, 18 ग्राम है। तो हमको ग्लूकोज का भार कितना मिल गया, 18 ग्राम। ग्लूकोज का अणुभार कैसे हमने निकाला, देखिए यहाँ कार्बन 6 है तो सबसे पहले हमने यहाँ पर 6 कार्बन लिखा। कार्बन का परमाणु भार 12 होता तो देखिए यहाँ हमने 12 से क्या कर दिया, गुणा कर दिया। फिर यहाँ 12 हाइड्रोजन थे तो प्लस करके देखिए हमने 12 हाइड्रोजन लिखा है। हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है इसलिए मैंने 12 में 1 का गुणा किया है। फिर हमको यहाँ पर देखिए 6 ऑक्सीजन मिले हैं तो हमने 6 ऑक्सीजन लिखा है, गुणे 1 ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 होता है और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 180 आता है। उसके बाद ग्लूकोज का भार बटा अणुभार करके मोल निकाल लिया। विलियन का आयतन यहाँ 0.1 लीटर जो मैंने बताया था। फिर आप सूत्र लगाइए और आपका यहाँ पर ये आंसर तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर आएगा 1 मोल प्रति लीटर या 1 m आप लिख देंगे। अगला प्रश्न है 8% कास्टिक सोडा विलियन की मोलरता की गणना करनी है। यहाँ पर आपको हर तत्व का परमाणु भार दिया है। ठीक, अब यहाँ पर आपको हर तत्व का परमाणु भार दिया है कि कार्बन का, हाइड्रोजन का, सबका परमाणु भार कितना होता है, ये दिया है। ठीक पिछले क्वेश्चन की जगह की तरह आपको ये क्वेश्चन भी लगाना होगा। ये क्वेश्चन आपको लगाना है, आप भी थोड़ी मेहनत करेंगे तभी आप इसमें निपुण हो पाएंगे। तो आप इसको लगाइए और उसके बाद अगर आपका आंसर 2 m आता है, मैंने आंसर इसलिए दिया ताकि आपको लगाने के बाद ये कंफर्म हो सके कि आपने सही लगाया या गलत। तो अगर आपका आंसर 2 m आता है तो आपका आंसर सही है। फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक जो है वो हमारा ये है कि अगर मुझको किसी विलियन की मोलरता पता हो, सपोज करिए कि यहाँ पर मैंने आपको एक विलियन दिया है जिसकी मोलरता मान लो 2 m मैंने लिखा है और यह विलियन मान लो मैंने लिया है 400 ml, 400 मिलीलीटर लिया है। अब मैं आपसे इसमें कह रहा हूँ कि मैं इस विलियन को तनु करने जा रहा हूँ, तनु मतलब पतला करने जा रहा हूँ, तो इसमें मैंने कुछ पानी मिला दिया, कुछ जल मिला दिया।
अब जल मिला दिया, मान लो हमने 600 मिलीलीटर जल मिला दिया है, तो आप ये देखो यहाँ पर विलयन का आयतन बढ़ रहा है। पहले 400 था, 600 आप और मिला देंगे तो दोनों जुड़ करके 1000 मिलीलीटर हो जाएगा। तो क्या विलयन का आयतन बदलने पर मोलरता भी बदलेगी? बिल्कुल। अभी आपने पढ़ा था कि ताप बढ़ाने पर जब विलयन का आयतन बढ़ा था तो मोलरता घटी थी। यहाँ अगर हम विलयन को तनु कर रहे हैं, यानी विलयन को पतला कर रहे हैं, तो विलयन का आयतन बढ़ा रहे हैं। अगर विलयन का आयतन बढ़ेगा तो ये श्योर है कि विलयन की मोलरता जो 2 है ये घट करके कुछ ना कुछ कम हो जाएगी। कितनी कम होगी वो तो सॉल्व निकालने के बाद मालूम होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐसे प्रश्न अगर आते हैं तो हम मान लेते हैं कि पहली मोलरता m1 थी। मान लेते कोई विलयन है जिसकी पहली मोलरता m1 है और उसका पहला आयतन v1 है। फिर आपने आयतन को परिवर्तित किया, v2 कर दिया, यानी आयतन v1 से बदल के क्या कर दिया, v2। अगर आपने आयतन बदला है तो ये श्योर है कि मोलरता भी बदल जाएगी और मोलरता हो जाएगी m2। और इस तरीके से हो जाएगी कि आप यहाँ पर m1 v1 का जो गुणा होता है वो m2 v2 के बराबर हो जाएगा। यानी पहली मोलरता और पहले आयतन का जो गुणा होगा वो दूसरी मोलरता और दूसरे आयतन के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। कैसे, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमने लिखा है कि माना किसी विलयन की प्रारंभिक मोलरता m1 है और आयतन v1 है। यदि आयतन v1 से परिवर्तित करके v2 कर दिया जाए तो उसकी मोलरता भी m1 से m2 इस प्रकार हो जाएगी कि m1 v1 बराबर m2 v2। अब इस पे प्रश्न कैसे देता है, आइए उस एक प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया है कि ग्लूकोज के 200 मिलीलीटर विलयन की मोलरता 2m है। चलिए इस चीज़ को हम चित्र के जरिए समझते हैं। मान लेते हैं ये ग्लूकोज का विलयन है, अभी इसका आयतन कितना दिया है, 200 मिलीलीटर, ठीक है, और इसकी मोलरता भी 2m दिया। चलिए भाई इसकी मोलरता जो दिया है वो यहाँ पर दिया है 2m, ठीक है। अब कह रहा है कि अगर इस विलयन का आयतन 800 मिलीलीटर जल मिला दिया जाए, यानी इस विलयन में आपने 800 मिलीलीटर जल मिला दिया, तो अब विलयन की मोलरता क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे। देखिए पहली मोलरता आपको दी थी कितना, 2, तो ये हमारे m1 का मान होगा, यानी पहली मोलरता हमारी 2 है। पहला आयतन कितना दिया था, देखिए पहला आयतन आपको यहाँ पे कितना दिया था, 200 ml, ठीक है। अब बाद में हमारा आयतन कितना हो गया जरा वो भी देखिए। तो 200 ml पहले था, आपने 800 ml जल मिला दिया, तो जो बाद वाला आयतन है वो 200 में 800 जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर। अब यहाँ आपसे पूछ रहा कि अब बताइए बाद वाली मोलरता कितनी होगी, तो वही सूत्र लगा देंगे m1 v1 बराबर m2 v2 और आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, बच्चों को ज़रा भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पर हमने आयतन ml में क्यों लिया है। देखिए जब आप m1 v1 बराबर m2 v2 का सूत्र लगाते हैं तो आयतन आपको जिसमें भी दिया, जिस मात्रक में दिया है आपको उसी मात्रक में रखना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। बस ये ध्यान रखिएगा कि पहला आयतन और जो दूसरा आयतन है उसका मात्रक एक समान होना चाहिए। अगर पहला ml में है तो दूसरा भी ml में हो, और पहला अगर लीटर में है तो दूसरा भी लीटर में हो। इसके सिवा आपको आयतन पे ये ध्यान नहीं देना कि इसको लीटर में बदला जाए, नहीं, इस सूत्र में हमको आयतन में लीटर में बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, केवल मोलरता का जब सूत्र निकालते हैं तो वहाँ मेंशन किया गया कि विलयन का आयतन लीटर में होना चाहिए, लेकिन m1 v1 बराबर m2 v2 के सूत्र में v1 और v2 का जो मात्रक है वो समान होना चाहिए, वो चाहे ml में हो, डेसीमीटर क्यूब में हो, सेंटीमीटर क्यूब में हो, लीटर में हो, हमें उससे मतलब नहीं है। अब इसको लिखने का तरीका क्या है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि हम ग्लूकोज विलयन की बात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने यहाँ ग्लूकोज विलयन लिया है, उसकी पहली मोलरता कितनी थी, 2m, जो कि यहाँ पे लिखा था। पहला आयतन 200 ml था, तो देखिए यहाँ हमने 200 ml लिखा है। अब आपने 800 ml उसमें जल भी मिला दिया था, तो जल मिलाने पर कुल आयतन कितना हो गया, 200 पहले था, 800, ये कुल हो गया 1000 ml। अंतिम मोलरता निकालनी है, सूत्र आपने लगाया और m2 का मान हो गया 0.4 मोल प्रति लीटर, या 0.4 m भी लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार का एक दूसरा क्वेश्चन दिया है कि HCl के एक 100 मिलीलीटर विलयन की मोलरता आपको दिया है और कह रहा है यदि इस विलयन में 400 मिलीलीटर जल मिला जाए तो प्राप्त विलयन की मोलरता क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन ठीक वैसा ही है जैसा पहला क्वेश्चन था, आप इसको खुद लगाइएगा। इसमें अगर आपका पूरा प्रोसेस सही है तो आपका आंसर यहाँ पर 0.8 m आ जाएगा।
देखिए केवल मेरे लगाने से आपको समझ में नहीं आएगा जब तक आप खुद भी इन्वॉल्व नहीं होंगे, इसलिए मैं अपने भी क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूँ और आपको वहाँ पर दे भी रहा हूँ क्वेश्चन कि आप भी इसको लगाएं। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर शब्दों का हेर फेर कर करके प्रश्न को ये बदल सकता है। जैसे अगले क्वेश्चन को जरा देखिए, तो यहाँ पर दिया है 30 मिलीलीटर, क्या दिया है 30 मिलीलीटर। तो मान लेते हैं यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल का विलयन है और सल्फ्यूरिक अम्ल का दिया है 30 मिलीलीटर और इसकी मोलरता देखिए दिया है 0.5 m, यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह रहा है इस विलयन को 500 मिलीलीटर तक तनु किया गया, यानी तनु करने का मतलब पानी मिलाया गया है, लेकिन कितना पानी मिलाया है वो नहीं बताया है। उसने कहा है कि हमने पानी मिलाकर विलयन का आयतन कहाँ तक पानी मिलाया है, जब तक विलयन का आयतन 500 मिलीलीटर नहीं हो गया है। यानी यहाँ पर जो ये 0.5 m दिया है ये हमारे m1 का मान है, यहाँ पर ये हमारे v1 का मान हो जाएगा 30 ml। v2 का मान कितना होगा, अब यहाँ पर आपको 500 में 30 नहीं जोड़ना है, क्योंकि उसने ये नहीं कहा है कि 500 मिलीलीटर जल मिलाया गया, बल्कि कहा है तनु किए हैं, यानी हमने पानी मिलाया। और कब तक पानी मिलाया, जब तक विलयन का आयतन 500 ml ना हो जाए। तो यहाँ पर हमारे V2 का मान कितना हो जाएगा 500 मिलीलीटर। अब आपको यहाँ पर M2 निकालना है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें पता हो गई, आपको M1 पता हो गया, V1 पता हो गया, V2 पता हो गया, और अब आपको M2 निकालना है। तो अब वही सूत्र लगा देंगे M1 V1 बराबर M2 V2 और आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ किया गया है। देखिए यहाँ पर हमने V2 में 500 में 30 नहीं जोड़ा है, क्योंकि 500 मिलीलीटर जल मिलाने की कहीं बात नहीं कहा था। पूरा सॉल्व कर लेंगे और M2 की वैल्यू आ जाएगी 0.03। ठीक, तो ये हमारा मोलरता का टॉपिक था। मोलरता पे ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। इसके बाद हम आते हैं अगले टॉपिक पे, जो है हमारा मोललता। अब मोललता और मोलरता में सूत्र में हल्का सा बदलाव है। क्या बदलाव है, आइए पहले इसके सूत्र को देखते हैं। यहाँ पर दिया है कि मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है, ये तो मोलरता में भी था, लेकिन यहाँ पिछली बार हमने विलयन के आयतन से भाग किया था, इस बार विलायक का भार लिया है, वो भी किलोग्राम में। ठीक है, अब यहाँ पर परिभाषा बनाने के लिए हम इस विलायक का भार कितना मानेंगे, 1 किलोग्राम। ठीक है, हमने विलायक का भार कितना माना है, 1 किलोग्राम। अब इस सूत्र में अगर हम विलायक का भार 1 किलोग्राम रख दें तो विलयन की मोललता विलेय के मोलों की संख्या के बराबर हो जाएगी, जैसे यहाँ लिखा हुआ है। परिभाषा क्या बनेगा, 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर परिभाषा में उस चीज़ को दिया है कि 1 किलोग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। मोललता को हम स्मॉल m से लिखेंगे और इसका मात्रक क्या होगा, देखिए इसका मात्रक ऊपर आपने मोल था और मोल को हमने भाग किससे दिया था, किलोग्राम से। मोल को भाग किससे दिया था, किलोग्राम से, इसलिए इसका जो मात्रक होता है वो मोल प्रति किलोग्राम होता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर इस पर भी क्वेश्चन शुरू हो जाएगा। जैसे दिया है कि 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 500 ग्राम जल में घोला गया। तो देखिए यहाँ पर 11.7 ग्राम सोडियम क्लोराइड को घोला गया है, तो यानी NaCl ये विलेय है, जिसको घोला जाता है वही विलेय होता है। तो NaCl का भार दिया है 11.7 ग्राम। ठीक है, और 500 ग्राम जल में घोला गया है, तो जल यानी यहाँ पर विलायक है, इस विलायक का भार आपको दिया है 500 ग्राम। अब आपको मोललता निकालना है, तो जरा इस मोललता के सूत्र को देखें। इसमें आपको विलेय के मोल चाहिए। विलेय हमारा कौन है, NaCl है। तो NaCl के मोल निकालने के लिए हम NaCl का जो भार दिया है इसको अणुभार से भाग करेंगे। अब आप NaCl का अणुभार पहले निकाल लीजिए। NaCl का अणुभार कैसे निकालेंगे, देखिए सोडियम का परमाणु भार होता है 23 और क्लोरीन का परमाणु भार होता है 35.5। ये प्रश्न में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आता है 58.5। अब जो ये भार है इसको अगर आप भाग कर दें अणुभार से, यानी 11.5 को अगर हम 58.5 से भाग कर दें तो यहाँ पर मोलों की संख्या जो आती है वो 0.2 मोल आता है। तो देखिए विलेय के मोलों की संख्या हमको मिल गई। विलायक का भार आपको ग्राम में दिया है, इसको आप 1000 से भाग करके किलोग्राम बदल देंगे तो ये 0.5 किलोग्राम हो गया। अब आपको मोलों की संख्या भी पता है जो कि है 0.2 और यहाँ दिया है 0.5 किलोग्राम। मोललता के सूत्र में रख दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको लिखने का तरीका देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पर NaCl का भार लिखा है। अब NaCl का जो यहाँ पर भार है वो 11.7 ग्राम लिया है,
देखिए हमने NaCl का अणुभार निकाला, मोल निकाला जो कि 0.2 आया था। विलायक का भार ग्राम में दिया है, इसको देखिए हमने 1000 से भाग करके किलोग्राम में बदल लिया है। और उसके बाद विलयन की मोललता का सूत्र लगाया है, मोलों की संख्या भी पता है, विलायक का भार पता है, वैल्यू रखिए और हमारा आंसर आ जाएगा। आप चाहें तो 0.4 मोल प्रति किलोग्राम की जगह पे केवल स्मॉल m भी लिख देंगे तो भी आपका सही माना जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं अगले प्रश्न पे। वो दिया है 10 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड को 100 ग्राम जल में घोला गया, विलयन की मोललता की गणना कीजिए। अब फिर वही चीज़ है कि मैं अब नहीं बताऊंगा इसको, इसी से जुड़ा एक क्वेश्चन मैंने ऊपर बता दिया है। थोड़ी मेहनत हम करेंगे, थोड़ी मेहनत आप करेंगे। ठीक है, कुछ कदम हम चलेंगे, कुछ कदम आप चलेंगे, तभी दूरी जल्दी कवर होगी। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको लगाएंगे और लगाने के बाद यहाँ पर चूँकि आंसर को मेंशन किया गया है, आप इस आंसर को देख लीजिएगा। अगर आपका आंसर 2.5 m यानी मोल प्रति किलोग्राम आता है तो आपके लगाने का तरीका सही है, आप सीख चुके हैं इस चीज़ को लगाना। अगला है, फिर प्रश्न दिया है कि सल्फ्यूरिक अम्ल के 27% भार अनुसार विलयन की मोललता की गणना करनी है। अब देखिए, फिर पैनिक नहीं होना है। मैंने पहले कहा था जब 27% या 80%, 20% जो भी दे, आप इसको ऐसे लिख लिया करो 27/100। ठीक है, नीचे की जानकारी हमेशा विलयन की होती है, इसमें डाउट ही नहीं है। तो नीचे की जानकारी हमेशा विलयन के लिए है, ऊपर की जानकारी विलेय के लिए है। विलेय हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो देखिए यहाँ पर हम लिख देंगे सल्फ्यूरिक अम्ल। अब कह रहा है भार अनुसार, यानी दोनों का मात्रक भार मिलेंगे। आयतन अनुसार कहता है तो दोनों का मात्रक ml में लेते, तो यहाँ भार अनुसार कहा है तो इसका मतलब दोनों को हम किस में लेंगे, ग्राम में लेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पर ये आ गया कि मेरे पास विलयन 100 ग्राम है और उस 100 ग्राम में H2SO4 का भार कितना है, 27 ग्राम है। ठीक है, अब यहाँ मोललता कैसे निकालेंगे, तो देखिए अगर आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का भार दिया है 27, तो आप इसके अणुभार से भाग करिए। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार 98 होता है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ पर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोल आपको पता हो जाएंगे। चलिए, विलेय के मोल पता हो गए। अब सूत्र में आता है विलायक का भार। विलायक का भार, यहाँ पर जो भार दिया है ये विलयन का भार दिया है, तो विलयन के भार में से ऐसा क्या कर दे कि हमको विलायक का भार पता हो जाए। तो आप देखिए विलयन कितने ग्राम का है, 100 ग्राम, और उसमें विलेय यानी H2SO4 कितना है, 27 ग्राम। तो आप बताइए किसी विलयन के 100 ग्राम में अगर 27 ग्राम विलेय है तो बाकी कौन है? जी हाँ, बाकी है विलायक। वो कैसे निकालेंगे? इसके लिए विलयन के भार में से विलायक का भार घटा देंगे तो ये आ जाएगा, सॉरी, विलयन के भार में से विलेय का भार घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा विलायक का भार। यह विलायक का भार है 73 ग्राम। लेकिन हमको चूंकि इसको किलोग्राम में बदलना है, सूत्र के हिसाब से देखिए विलयन की मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या बटा विलायक का भार किलोग्राम में। तो जब हम इसको किलोग्राम में बदलेंगे यानी इसको 1000 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 0.73 ग्राम। अब आपको मोल पता है, विलायक का भार पता है, तो आप यहाँ पर मोललता निकाल सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जो भार दिया था वो विलयन का भार दिया था, तो आप जल्दबाजी में इसी को किलोग्राम में ना बदल दें, क्योंकि सूत्र में हमको विलायक का भार चाहिए। तो विलायक का भार निकालने के लिए हमेशा विलयन के भार में से विलेय के भार को घटाइएगा, जो वैल्यू ग्राम में आ जाएगी उसको बाद में हम किलोग्राम में बदल लेंगे। तो चलिए, लिखने का तरीका यहाँ देखिए दिया है कि पहले सल्फ्यूरिक अम्ल के 27% का क्या स्टेटमेंट बना। तो देखिए हमने सल्फ्यूरिक अम्ल के 27% का जो स्टेटमेंट बनाया है कि अगर 27% है तो आपका विलयन यहाँ पर कितना ग्राम है, 100 ग्राम है, और इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल का भार 27 ग्राम है। फिर हमने सल्फ्यूरिक अम्ल का भार, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार कैसे निकाला देख लीजिए फिर से। 2 हाइड्रोजन है तो हमने 2 का गुणा किया और हाइड्रोजन का मान कितना होता है, 1। अगला परमाणु सल्फर था तो हमने सल्फर लिख दिया। 4 ऑक्सीजन थे तो 4 लिखा, और ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है वो यहाँ प्रश्न में दिया था तो हमने यहाँ 16 लिख दिया और ये हो गया 98। फिर सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या भार बटा अणुभार करके निकाला, मोल आ गए इतने। विलयन का भार 100 ग्राम दिया था, लेकिन विलायक का भार निकालने के लिए देखिए विलयन के भार में से हमने विलेय यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का भार माइनस किया, वो हमारा आ गया 73 ग्राम। 73 ग्राम आने के तुरंत बाद हमने उसको कन्वर्ट कर दिया है किलोग्राम में, और जब ये किलोग्राम में कन्वर्ट हो गया तो विलयन की मोललता का सूत्र निकाल दिया। सल्फ्यूरिक अम्ल के मोलों की संख्या हमको पता है, विलायक का भार पता है, सॉल्व करेंगे ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि 20% पोटेशियम कार्बोनेट विलयन की मोललता की गणना करनी है। अब ये गणना किसको करनी है, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बिल्कुल, ये गणना आपको करनी है, गणना कीजिएगा। लिखने का तरीका भी अब आपके पास है, आप इसको सॉल्व करेंगे और फिर वही बात, अगर आपका आंसर इतना आता है 1.81, ये राउंड ऑफ करके लिखा गया है यानी लगभग मान है, तो आप इसको, अगर आपकी ये वैल्यू आती है तो आपका आंसर सही है। तो आज हमने मोललता और मोलरता के बारे में पढ़ा,
उसके न्यूमेरिकल को लगा लिया। आप इसको पहले इतना तैयार कर लीजिए, उसके बाद हम अगले वीडियो में मोल प्रभाज और बाकी जितनी भी सांद्रता के पद हैं उनको ज्ञात करेंगे। धन्यवाद।